दोस्तों आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का मैं सौरभ गुप्ता स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारा पहला प्रश्न बना है कि किस देश के विदेश मंत्री जिनका नाम है साहिब अब्दुल्ला जी को यूनाइटेड नेशंस महासभा के 76वें जो सेशन होगा उसका अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मालदीव। ऑप्शन नंबर सी मालदीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से सारी चीज़ों को समझना, जितना ध्यान लगाकर पढ़ोगे उतने लंबे समय तक याद रख सकते हो। बार बार रिवीजन करने की आदत मत बनाओ, एक बार पढ़ो, सॉलिड तरीके से पढ़ो। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि मालदीव के जो विदेश मंत्री हैं ये मालदीव देश ने 2018 से इस चीज़ की घोषणा कर दी थी कि मालदीव की तरफ से यूनाइटेड नेशन महासभा का अगर कोई अध्यक्ष बनेगा तो वो बनेंगे मालदीव के विदेश मंत्री जिनका नाम है साहिब अब्दुल्ला। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक छोटा सा देश है जिसके किसी व्यक्ति को महासभा का अध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ पर दोस्तों ये सारी चीज़ें होती हैं वोटिंग के माध्यम से। इंडिया ने मालदीव का बहुत सपोर्ट किया है। इंडिया ने पहले से ही अनाउंस कर दिया था कि वो इस बार मालदीव की हेल्प करेंगे, उसके पक्ष में इंडिया ने वोट किया था। अब कभी कभी एग्ज़ाम में घुमा फिरा कर भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। किस तरीके से पूछ सकता है? पूछेगा कि जो मालदीव के विदेश मंत्री हैं साहिब अब्दुल्ला, उनको यूनाइटेड नेशन महासभा के कौन से सत्र का अध्यक्ष बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा उसके 76वें सेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। ये वाला पॉइंट भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। घुमा फिरा कर कहीं से भी पूछे, आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम लोग देखेंगे, ये हैं छोटे से देश मालदीव के विदेश मंत्री जिनको अध्यक्ष बनाया गया है। और दोस्तों यहाँ पर मालदीव को जब वोटिंग हुई थी वहाँ पर तो कुल मिलाकर 143 वोट मिले थे। मालदीव देश के बारे में समझते हैं। इसकी कैपिटल है माले। बैंकिंग के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। मालदीव की कैपिटल का नाम है माले। इस समय मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, ये वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद भी दोस्तों पूरे वर्ल्ड के मैप में ये देश आखिर है कहाँ, ये समझते हैं। तो इंडिया अक्सर आपने सुना होगा कि वैक्सीन दे रहा है, कहीं कुछ दे रहा है, हर तरीके से मदद करता है क्योंकि बहुत ही पास है हमारे और पड़ोसी से अच्छा कोई हो नहीं सकता। तो इंडिया के बगल में ये नीचे की ओर देखोगे अरेबियन सी में, तो ये छोटा सा देश है मालदीव। उसके यहाँ पर देखो ये श्रीलंका है, ये दोनों आस पास में ही हैं। तो ये मालदीव का लोकेशन आपको याद रखना है। और मालदीव देश जो है ये इंडिया के फ्रेंड भी हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विश्व ब्रेन ट्यूमर डे, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों एवरी ईयर 8 जून को ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यू कैन सी गाइस हियर कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे जो कि जून 8 को मनाया जाता है, इसका एक फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मेरे पुराने स्टूडेंट सभी जानते हैं कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन करवाता हूं तो उसके साथ ही साथ में उसके कुछ पुराने क्वेश्चंस का भी रिवीजन करवा देता हूं। तो चूंकि दिवस वाला क्वेश्चन है और ये सबसे ज़्यादा बेवफा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो इसमें हम लोग देखो फरवरी महीने के कुछ इम्पॉर्टेंट दिवस को देख लेंगे और मार्च महीने के कुछ दिवस हैं उनका रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को हर साल मनाया जाता है और इस बार का थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर। इसके बाद में आता है वर्ल्ड कैंसर डे, हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार का थीम है आई एम एंड आई विल। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रैटर्निटी, ये 4 फरवरी को मनाया जाता है और इसका थीम है अ पाथवे टू द फ्यूचर। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल हर साल 6 फरवरी को मनाया जाता है। थीम दोस्तों बिल्कुल नहीं भूलना है, थीम हो जाएगा नो टाइम फॉर ग्लोबल इन एक्शन यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटेशन। इसके बाद में आता है दोस्तों वर्ल्ड पल्सेस डे, दालों का दिवस है, हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार का थीम है न्यूट्रिशियंस सीड्स
फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इसके बाद में दोस्तों मार्च का महीने में चलते हैं जल्दी से। 1 मार्च को मनाया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। इसका थीम है एंड इनइक्वालिटीज़। 1 मार्च को ही मनाया जाता है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। थीम है स्ट्रॉन्ग सिविल प्रोटेक्शन टू प्रिजर्व द नेशनल इकोनॉमी। वर्ल्ड हियरिंग डे 3 मार्च को मनाया जाता है। थीम है हियरिंग केयर फॉर ऑल स्क्रीन रिहैबिटेट कम्युनिकेट। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम हो जाएगा फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। विमेंस हिस्ट्री मंथ मार्च महीने को घोषित किया गया है विमेंस हिस्ट्री मंथ। ठीक है। वैलियंट वीमेन ऑफ द वोट रिफ्यूजिंग टू बी साइलेंस्ड। दोस्तों जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक आप सब्सक्राइब दोस्तों नहीं करेंगे मज़ा नहीं आता है। आप सबका प्यार मिलना बहुत ज़रूरी है। यू ऑल नो कि हाउ मच आई लव यू ऑल। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट रेगुलर बेसिस पर हमारे वीडियोस तो कम से कम आपको मिलते रहें। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में भारत के किस राज्य में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है। तो हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में इस अभियान को शुरू किया है जिसका नाम है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। तो ये जो अभियान है ये ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करने को लेकर है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, उसका वैक्सीनेशन करने को लेकर इस अभियान को लॉन्च किया गया है। इसके बाद में दोस्तों आपको पता है एक लिस्ट अभी हाल ही में टाइम्स मैगजीन ने लॉन्च करी है, द टाइम्स 50 मोस्ट डिज़ायरेबल वुमेन 2020। द टाइम्स 50 मोर डिज़ायरेबल वुमेन 2020 सूची में पहले स्थान पर कौन सी अभिनेत्री हैं। तो आंसर हो जाएगा पहले स्थान पर यहाँ पर आती हैं रिया चक्रवर्ती। आई डोंट नो इनको पहले स्थान पर क्यों रखा गया है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है। अच्छे लोगों को यहाँ पर लिस्ट में नाम में रखना चाहिए था। इनके ऊपर पहले से ही सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर को लेकर सस्पेक्शन बना हुआ है और मुझे तो लगता है इनका ही बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है SSR के मर्डर केस में। तो इनको हालांकि टाइम्स पत्रिका ने सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल वुमेन की लिस्ट में पहले स्थान पर रखा है और ये आप फोटो देख सकते हैं, साफ साफ लिखा है द टाइम्स मोस्ट डिज़ायरेबल वुमेन। ठीक है, नंबर 1 पर है रिया चक्रवर्ती। साथ ही साथ में अगर आपको याद होगा इसी का जो मेल वर्जन था उसमें सुशांत सिंह राजपूत को पहले स्थान पर रखा गया था। दोस्तों इसी महीने में जून 2021 में किसे नया चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। तो आंसर हो जाएगा अनूप चंद्र पांडे। हाल ही में अनूप चंद्र पांडे को हाल ही में नया इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जून 2021 में ये आप इनका देख सकते हैं अनूप चंद्र पांडे का फोटो है जिनको हाल ही में नया इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों कुछ पुराने वाले अपॉइंटमेंट का भी रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, हाल ही में चाइना के ये व्यक्ति हैं जिनका निधन हुआ था, जिनको फादर ऑफ हाइब्रिड राइस के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा चाइना में क्या हुआ था, एक बार अनाज पूरी तरीके से ख़त्म होने की कगार पर आ गया था, लोग कीड़े मकोड़े खाने पर मजबूर हो गए थे। उस समय एक व्यक्ति थे जिनका नाम है युआन लोंग पिंग। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में इनका निधन हुआ था। तो पर्सन इन न्यूज़ में इनका नाम आया था। चाइना के हाइब्रिड राइस के फादर युआन लोंग पिंग, इन्होंने हाइब्रिड राइस बनाया था और उसका जो रिज़ल्ट है वो ये रहा था कि चाइना सरप्लस कंट्री में आ गया था, जिसके पास में खाद्यान्न की ज़्यादा पैदावार हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के हाल ही में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं जगदीश पवाड़िया। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव कौन हैं, वो हैं सामंत कुमार गोयल। सीरिया के प्रेसिडेंट हाल ही में बनाए गए हैं बशर अल असद। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर हैं अरविंद कुमार। इंडिया की फर्स्ट विमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनाई गई हैं आश्रिता वी ओलेटी। इंडियन बैंक के हाल ही में MD और CEO बनाए गए हैं शांति लाल जैन। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के मुखिया प्रमुख बनाए गए हैं डेविड बार्निया।
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई के डायरेक्टर हाल ही में बनाए गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल। अमेरिका के वाणिज्य डिपार्टमेंट यानी कि कॉमर्स डिपार्टमेंट के डीजी बनाए गए हैं अरुण वेंकट रमन। बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब के नए सीईओ बनाए गए हैं राजेश बंसल, ये आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष इस समय कौन है? नरेंद्र बात्रा। केन्या देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो है मार्था करम्बू कूम। माली देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोख्तर ओउने। पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? मोईद यूसुफ। वोडाफोन आइडिया के चीफ डिजिटल ऑफिसर हाल ही में बनाई गई हैं रीमा जैन। पीपल्स एडवोकेट ऑफ यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेड हैं सर डेविड एटनबरो। चलिए वापस से हम आ जाते हैं अपने ओरिजिनल वीडियो पर जिस पर हम लोग थे। आज के करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन में है कि हाल ही में G7 देशों का जो अर्थव्यवस्थाओं का जो ग्रुप है उन्होंने जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उन पर कर लगाने के लिए एक समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अब ये जो सौदा हुआ है उसके अनुसार न्यूनतम वैश्विक कर की जो दर है वो कम से कम कितनी प्रतिशत होगी? तो देखो हुआ क्या है वो समझो पहले। जो G7 देशों जो देश हैं जिसमें जितने भी मेंबर देश हैं उन्होंने ऐसा विचार किया है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो दुनिया भर में अलग अलग देशों में व्यापार करती हैं, उनका हेडक्वार्टर कहीं और होता है, बिजनेस कहीं और करती हैं और वो टैक्स देती हैं जहाँ पर उनका हेडक्वार्टर है, लेकिन उनको टैक्स तो वहाँ देना चाहिए जहाँ पर वो व्यापार कर रही हैं। तो इस चीज़ को लेकर अभी इन देशों ने डिसाइड किया कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं अब उनको वैश्विक लेवल पर जहाँ भी काम करेंगी वहाँ पर उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि मिनिमम जो ये टैक्स की परसेंटेज है वो है 15%, यानी कि कम से कम दोस्तों 15% टैक्स तो उन्हें देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से कौन कौन है? G7 में कौन कौन से देश आते हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली और जापान। 4 ऊपर 3 नीचे, टोटल 7 हो गए। ठीक है, अब ये टैक्स आपको याद रहना चाहिए। नाम इन सब देशों के देख सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि बताओ कौन कौन से देश G7 का मेंबर है या नहीं है। तो अगर आपको ये सब नाम याद हैं तो आप इसे कर सकते हो, अदरवाइज आप दूसरे का चेहरा देखते रहोगे। करंट अफेयर्स के अगले प्रश्न में यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2021 से लेकर जो 30 तक का दशक है उसको क्या घोषित किया है? तो इसकी घोषणा कर दी है कि यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ इकोसिस्टम एंड रिस्टोरेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यूनाइटेड नेशन ने 2021 और 2030 तक का जो दशक है इसको यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ इकोसिस्टम एंड रिस्टोरेशन घोषित कर दिया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन ने डिकेड ऑन इकोसिस्टम एंड रिस्टोरेशन 2021 से 2030 तक को घोषित कर दिया है। आगे चलते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने परिवार के डीएनए के माध्यम से लापता हुए व्यक्तियों की पहचान करने और सदस्य देशों में मामलों को सुलझाने में पुलिस की मदद करने के लिए आई फैमिलिया नाम से एक नया डेटाबेस लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में इंटरपोल ने। इंटरपोल एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरपोल, उसने ही आई फैमिलिया नाम से एक डेटाबेस लॉन्च किया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसा होता है ना दोस्तों कि दुनिया में कई अलग अलग देशों में जब लोग खो जाते हैं तो उनकी पहचान नहीं हो पाती है। तो ये जो आई फैमिलिया नाम से डेटाबेस है इसमें परिवार का डीएनए उपलब्ध होगा। डीएनए से मैच कराने से तो कोई भी खोया हुआ व्यक्ति भी मिल जाएगा, चाहे वो कुंभ के मेले में ही क्यों ना खोया हो। तो उसी तरीके से इंटरपोल ने आई फैमिलिया नाम से इस डेटाबेस को लॉन्च किया है। अब ये जो इंटरपोल है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखो लिखा है साफ साफ, आई फैमिलिया नाम से इसको लॉन्च किया गया है। आइडेंटिफाइंग मिसिंग पर्सन ग्लोबली, यानी कि पूरे विश्व में कहीं भी खो गया हो, जैसे आप अमेरिका घूमने जाएं और अपने मम्मी पापा से बिछुड़ जाएं
तो आपका डीएनए निकाल कर वो वेबसाइट पर डाल देगा। अब आप इंडिया में आप अपने माता पिता का डीएनए जब मैच कराएंगे तो लोग मैच कर जाएगा, लो आपका बेटा यहाँ पर मिल गया है। इस तरीके से चीज़ों को मैच कराया जा रहा है। इंटरपोल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एग्ज़ाम में बहुत दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। सितंबर 1923 में बना था, हेडक्वार्टर इसका फ्रांस में है। इसका मोटो है कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड। क्वेश्चन बनेगा किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम को हाल ही में लॉन्च किया है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम को हाल ही में लॉन्च किया गया है। खास बात दोस्तों ये है कि ये पेंशन किसी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। ये पेंशन किस तरीके से होगी मैं आपको बताता हूँ। पहले ये देखो, हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम, ठीक है। ऑक्सीवैन स्कीम को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा कि जो प्राणवायु देवता क्या होगा, 75 साल से ऊपर एज के जो पौधे होंगे जो ऑक्सीजन देते हैं, उनकी अगर कोई सेवा करेगा, उनका रखरखाव करेगा, तो 2500 रुपये जो है उसको प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में दिया जाएगा। पेड़ ऐसा होना चाहिए जो ऑक्सीजन देता हो बहुत ज़्यादा। ऑक्सीजन लगभग सभी पेड़ देते हैं, तो लगभग 75 साल से ऊपर के जो सभी पेड़ हैं उन पर ये नियम लागू होता है। साथ ही साथ में जो प्राकृतिक ऑक्सीजन को बढ़ावा देने के लिए हर गांव में पंचवटी नाम से पौधारोपण अभियान भी शुरू किया जाएगा। तो इसका भी आंसर हरियाणा हो जाएगा कि किस राज्य में पंचवटी नाम से एक योजना चलाई जाएगी पौधारोपण को लेकर, तो ये भी हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हवाई अड्डा वर्ष 2020 और 21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला हवाई अड्डा बन गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त कर लिया है। नेट एनर्जी न्यूट्रल का मतलब होता है कि ये नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करता है, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हुआ, इस तरीके से ये एनर्जी को यूटिलाइज़ करता है। और अगर हम लोग पिछले वित्त वर्ष को देखें 2020 और 21 के, तो इसने 22 लाख यूनिट ऊर्जा की बचत करी है, और जिससे कि एक महीने में लगभग 9000 घरों को बिजली दी जा सकती थी। आप समझ सकते हैं कितनी ऊर्जा इसने बचाई थी। अब दोस्तों देखो, एक एयरपोर्ट को लेकर अगर बात हुई है तो मैंने आपको देखो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि बताओ ये रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, ये स्टेडियम कहाँ पर है, ये एयरपोर्ट कहाँ पर है, बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपको इंडिया के जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं उसका एक लिस्ट ये दे रखा है, तो इससे आप रिवीजन कर लेना। अब आप बताओ, करंट अफेयर्स के साथ साथ में करंट जीके भी इतना धांसू तरीके से कोई नहीं करवाता होगा दोस्तों। इतने कम समय में बिना फालतू का डिस्कशन किए ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। बस आपको रेगुलर बेसिस पर ये सब रिवीजन करते हुए चलना है। अब जैसे आप यहाँ पर देखो, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटका में। चेन्नई वाला कहाँ है? सभी लोग बता लेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। चौधरी चरण सिंह ये लखनऊ में है यूपी में। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर पंजाब में है, ठीक है। इसके बाद में देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट ये इंदौर मध्य प्रदेश में है। इसके बाद में दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ये अहमदाबाद गुजरात में है। इसके बाद में देखो कोई डिफ़िकल्ट था, जो एक बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? ओडिशा में है, भुवनेश्वर के, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनारस में है, यूपी के बनारस में है। बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये नागपुर में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बनेगा कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 और 21 हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसमें हिमाचल प्रदेश कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने लंबी छलांग लगाकर तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है, जबकि 2018 और 19 वाले साल में देखें तो इसका 18वां स्थान था, ठीक है। तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 में हिमाचल प्रदेश जो है तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे टॉप के 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं एनीमिया मुक्त भारत अभियान में। तो इसमें पहले स्थान पर आता है मध्य प्रदेश, दूसरे पर आता है ओडिशा और तीसरे पर आता है हिमाचल प्रदेश।
अब ये जो एनीमिया नाम से बीमारी है, ये क्या बीमारी है दोस्तों? ये रक्त से संबंधित एक बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है, शरीर में बहुत तेज़ी से हीमोग्लोबिन की संख्या कम होने लगती है। इसका कारण क्या है कि हमारे शरीर में जितने आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होने चाहिए उतने आरबीसी नहीं बचते हैं। बहुत तेज़ी से आरबीसी बनने की दर जो है ये कम हो जाती है और आरबीसी रिड्यूस होने की, ख़त्म होने की जो दर है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि शरीर में आरबीसी की संख्या कम होने लगती है। कुल मिलाकर हीमोग्लोबिन हमारे शरीर का कम होने लगता है। तो ये एनीमिया बीमारी इसमें बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे शरीर में नॉर्मल ब्लड कुछ इस तरीके से होता है और एनीमिया वाले ब्लड में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी तो आपके उतने ही हैं जितने कि पहले थे, लेकिन आरबीसी की संख्या भी कम हो रही है, उनकी क्वांटिटी क्वालिटी दोनों डिक्रीज़ हो रही है। तो ये एनीमिया बीमारी होती है। दोस्तों आज के क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग मई 2021 का PDF लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर ले सकते हैं।